नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज। इकोनॉमिक सर्वे और बजट 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। ये सीरीज 10 सेट में कवर की जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप स्टडी IQ पे भी इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं और इस सीरीज के और बाकी सारे PDFs जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं वो सब आपको @कपिल लाइव मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ कि जो भी मेरे MCQ सीरीज़ होती हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करती हैं। करंट अफेयर्स तो उसमें कवर होता ही होता है, साथ ही साथ हम स्टैटिक एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं। शुरू करते हैं सेट 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, विद रिगार्ड टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It includes both economic, social infrastructure projects. It has investment from both public and private sectors. Under this, health, education, agriculture constitutes 70% of the projected capital expenditure. एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो इकोनॉमिक और सोशल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लाया गया है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी और टोटल बजट का जो इसका बजट है, टोटल जो इसका एलोकेशन है, उसका 70% जो पैसा है वो हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट्स पे खर्च किया जाएगा। आपको बताना इसमें कौन सा करेक्ट है। जैसे मैं हमेशा आपसे MCQs के केस में कहता हूँ कि आप स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो एक बार मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ। देखो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। जेनरिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सेक्टर पे, रोड सेक्टर पे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला जो पॉइंट है वो गलत है। तो अगर आप थर्ड को रॉन्ग करेंगे तो आप क्वेश्चन को ईजिली एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। ये इकोनॉमिक और सोशल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब बचता है पॉइंट नंबर 2। देखो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब जो कंट्री में हो रहे हैं वो गवर्नमेंट खुद से नहीं कर रही, वो सब PPP मॉडल पे ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा C इज द करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सर्वे 2021 ने इसकी बात की, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की बात की और कहा एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है इसको एक्सेलरेट किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड देश में बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। इकोनॉमिक, सोशल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें रखे गए हैं। ये 5 साल की योजना है, 2019-20 से लेके 24-25 तक। पिछले बजट में इसको स्टार्ट किया गया था। अब इसमें 20 से 25 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा? एनर्जी सेक्टर पे, अर्बन एरियाज में, रेलवेज में लगभग 70% जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। 102 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे उम्मीद है कि खर्चा किया जाएगा। मतलब टोटल एलोकेशन जो है वो 102 लाख करोड़ का है। और ये 39-39-22 फॉर्मूले पे 39% पैसा सेंटर देगी, 39% पैसा जो है वो स्टेट्स देंगी और 22% पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर खर्च करेगा प्रोजेक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। ये टर्म सर्वे में दी हुई है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कौन सी टर्म यहाँ पे डिस्क्राइब करती है, मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की डेफिनेशन। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज caused by a single individual, expected number of death among the positive cases over a particular period of time, rate of recovery of COVID-19, number of patients getting affected by COVID first time। देखो, बात है यहाँ पे एक डिजीज के इन्फेक्शन के फैलने की। तो यानी एक पर्सन जब उससे इन्फेक्ट हो जाता है तो वो कितना वायरस रिप्रोड्यूस करके वो बाकियों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये बात होती है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज कॉज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने और लोगों को डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है, इसी के बारे में चैप्टर 1 सर्वे में चर्चा की गई है। अब ट्रांसमिशन पोटेंशियल की बात करता है, यानी एक पर्सन कितने लोगों को जाके इन्फेक्ट करता है। इसको यूजुअली जो साइंटिस्ट लोग जब स्टडी करते हैं तो वो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर RO से डिनोट करते हैं। आपको याद होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो RO की चर्चा बहुत ज़्यादा थी। RO नंबर्स पे रिसर्च की जा रही थी कि एक पर्सन कितने लोगों को ट्रांसमिट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन्स डिसाइड किए गए इंटरनेशनल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, कंट्रीज़ में, और इंडिया ने भी उसी के अकॉर्डिंग लॉकडाउन के डिसीजन को लिया। तो सिंपल एक नंबर है जो नए केसेस कॉज करता है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। तो जितना ज़्यादा मोड ऑफ इन्फेक्शन होगा या इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग
ये आरओ जो है वो बाकी लोग को इन्फेक्ट करता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखें इंटरप्ले होता है इन्फेक्टेड पर्सन और कितना प्रोबेबल है वो बाकियों को इन्फेक्ट करने के। अब ये बेसिकली आप देखेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। जितना आर ओ 1 के पास होता है, मतलब आर ओ का नंबर 1 के आसपास जितना आता है, इसको 0 से 1 स्केल पे गिना जाता है आर ओ को। अगर आर ओ जितना 0 के पास है, पॉइंट्स में गिना जाता है, उतने चांसेस इन्फेक्शन फैलने के कम है। जितना ज़्यादा आर ओ 1 के नियर होता है, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कहा जाता है कि इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये भी यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बायोलॉजी का है, लेकिन क्योंकि सर्वे में मेंशन्ड है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेती है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जर्म थ्योरी जो है वो लुइस पास्चर ने प्रपोज की थी, ये चीज मेंशन है सर्वे में। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ हैंड हाइजीन इन इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स। बहुत ज़्यादा हैंड हाइजीन की बात हो रही है। आपको याद होगा गवर्नमेंट पिछले 5 साल से एक स्कीम लेके आई है, हम WHO के साथ स्कीम लेके आए हैं, वॉश। ठीक है, वॉश क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब ये स्कीम भी हाइजीन की बात बहुत पहले से भारत में करती आ रही है कि अगर भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है, अगर भारत में वेस्टिंग और बाकी जो चाइल्ड डिजीजेज हैं उसको कम करना है, मोर्टेलिटी को कम करना है, तो हाइजीन पे फोकस करना होगा। इसी के लिए हम एक स्वच्छ भारत मिशन लेके आए थे। उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ बातें दी हैं और कुछ स्टेटमेंट्स बायोलॉजिकल साइंटिफिक फैक्ट्स के भी हैं। तो जर्म थ्योरी को लुइस पास्चर ने प्रपोज किया था और फादर वही हैं हैंड हाइजीन के इन्फेक्शन कंट्रोल के हॉस्पिटल्स में। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, देखो ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है। फादर नहीं है वो। ए करेक्ट है क्योंकि कोविड-19 में आपने देखा हैंड वॉशिंग जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी गई। बोला ना 20 सेकंड एटलीस्ट हाथ दो। उसमें आपको दिखाया भी गया है कि कैसे हाथ धोने से जो सोप होता है उसका फैट उस लिपिड को ब्रेक कर देता है जो वायरस के चारों तरफ, जिस लिपिड में वायरस सर्वाइव करता है वो लिपिड ब्रेक हो जाती है। वायरस जो है वो उसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल पाती सर्वाइव करने की और वो मर जाता है। तो ये हैंड वॉशिंग का केस दिखाया गया। कहा जाता है कि किसी भी तरह का सोप यूज़ करो, 99.9 जर्म इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। अब यहीं पे ये चीज़ 170 साल पहले बताई गई थी। बहुत पुरानी टेक्निक है। इन्फेक्शन से बचना है तो हाथ धोते रहो, हैंड हाइजीन को रखो। 200 साल पहले से डॉक्टर्स इसको लगभग 170 से 200 साल से इसको करते आ रहे हैं। पहले ये सब सर्जिकल ग्लव्स वगैरह नहीं होते थे, तभी लुइस पास्चर ने ये जर्म थ्योरी बताई थी। ठीक है, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से जर्म से इन्फेक्ट हो जाते हैं। 1885 में जर्म थ्योरी बताई थी। इन्हीं का एक मेथड फेमस है पैस्चराइजेशन। कमेंट सेक्शन में बताओ पैस्चराइजेशन कहाँ देखा है। रोज हम पैस्चराइज प्रोडक्ट यूज करते हैं एक अपने घरों में। ठीक है, तो अब देखो कहाँ पे है वो, कौन सा है। अब फादर कौन है? फादर है इग्नास सिम्बलिस, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। इन्हों को कहा जाता है फादर ऑफ हैंड हाइजीन। इन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स पे रिसर्च की थी और बताया था कि कैसे अगर डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहें, सर्जरीज के बाद हैंड वॉश करते रहें, सर्जिकल इक्विपमेंट्स वॉश करते रहें, तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है, मिनिमम किया जा सकता है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि हैंड वॉशिंग आज भी, देखो कोविड-19 में 2 ही चीज़ें आज भी कामयाब हैं, मास्क लगाओ और हैंड वॉश करते रहो, सैनिटाइज करते रहो। तो हैंड वॉशिंग अभी भी एक प्रूवन फॉर्मूला है इस कोविड-19 की प्रॉब्लम से निकलने का। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, स्वच्छ भारत मिशन में और वॉश के थ्रू, वॉश पे तो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, वॉश के थ्रू कैसे हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। विद रिगार्ड टू इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Cities that implemented lockdown for longer tend to experience low mortality, low growth। यानी जिन्होंने लंबा लॉकडाउन रखा, लो मोर्टेलिटी थी और लो ग्रोथ थी। Cities with shorter lockdown period experience high mortality and high growth। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन एक सेगमेंट से बना है सर्वे में। सर्वे में सरकार जो है वो अपनी नीति को कहना चाह रही है कि हमने जो लॉकडाउन किया था वो एकदम ठीक किया था, हमारी ये ज़रूरत थी, ये नेसेसिटी थी। कई लोगों ने लॉकडाउन को क्रिटिसाइज़ किया। सरकार यहाँ पे डेटा के थ्रू बता रही है कि लॉकडाउन एसेंशियल था और लॉकडाउन से बहुत सारे केसेस बचे हैं। लॉकडाउन से डेथ बहुत अवॉइड हुई है, ये तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो कोविड बहुत कम रेट से स्प्रेड हो रहा था। जैसे ही लॉकडाउन हटा, वापस से सेकेंड थर्ड वेव में कोविड बहुत ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड होने लगा।
तो मोर्टेलिटी अगर लॉकडाउन लंबे समय के लिए रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेथ है वो कम होंगी। कम डेथ होंगी तो ग्रोथ लंबे समय में आपको बेटर दिखेगी, इकॉनमी जल्दी रिकवर करेगी। सिटीज़ जहाँ पे छोटे टाइम के लॉकडाउन लगाए गए वहाँ पे डेथ तो ज़्यादा हुई, लेकिन ग्रोथ जो है लॉन्ग रन में कम हो जाएगी। तो नाइदर वन नॉर टू, दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। अच्छा, इसे निकाला कैसे गया है? एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिफरेंस इन डिफरेंस रिग्रेशन। अब ये डिफरेंस इन डिफरेंस रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैट्स में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग लोगों पे रिसर्च की जाती है, अलग अलग सेट ऑफ लोगों पे। यानी 100 लोगों को कोविड वैक्सीन के साथ रखा, 100 लोगों को बिना कोविड वैक्सीन के साथ रखा। अब इसमें देखा जाता है कि कितने लोग इसमें इन्फेक्ट हुए, कितने इसमें इन्फेक्ट हुए। जो डिफरेंस होता है वही आपको वैक्सीन एफिकेसी होती है। वही बताया जाता है कि अच्छा वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि 100 लोगों को लगी थी और 100 को नहीं लगी थी। इन 100 में इतने लोगों को कोविड हुआ या माइल्ड सिम्टम्स आए या सिम्टम्स ही नहीं आए, और इसमें इतने लोगों को सिम्टम्स आए। तो इसी को कहते हैं डिफरेंस इन डिफरेंट रिग्रेशन। ये बहुत आजकल न्यूज़ में है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो पता होना चाहिए डिफरेंस इन डिफरेंस रिग्रेशन। देखो, हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो गवर्नमेंट को डेटा रिसर्च करने में, गवर्नमेंट को आबादी की रिसर्च करने में, पॉपुलेशन रिसर्च करने में हेल्प करता है। स्टैटिस्टिशियंस इसको यूज़ करते हैं। तो इतना ही यहाँ पे हमें जानना है। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ब्लैक स्वैन इवेंट? ये बहुत टर्म सुना होगा, कोविड एक ब्लैक स्वैन है, कोविड एक ब्लैक स्वैन है। अब ये क्या है ब्लैक स्वैन इवेंट? ठीक है, ब्लैक स्वैन होता है तो ये एक इवेंट के बारे में आपको बताना है कि इट इज़ एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट दैट इज बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे है। आपने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा समय आएगा कि देश में लॉकडाउन लगेगा। इट कैन कॉज कैटेस्ट्रॉफिक डैमेज टू इकोनॉमी बाय नेगेटिवली इम्पैक्टिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट। इवन द यूज ऑफ रिवर्स मॉडलिंग कैन नॉट प्रिवेंट ब्लैक स्वैन इवेंट। आपको बताना है ब्लैक स्वैन के बारे में कौन सा करेक्ट है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही एक हिंट दिया। आप स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ब्लैक स्वैन के लिए कोविड को ब्लैक स्वैन कहा जा रहा है, तो अगर आप कोविड को इस सिचुएशन में रखेंगे तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे और ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनेगा। कोविड एक ब्लैक स्वैन है। ब्लैक स्वैन एक ऐसा इवेंट होता है जो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते लोग, जिसके बारे में लोगों को अंदेशा नहीं होता और वो आ जाता है। उसके आने से इकॉनमी में, जनरल कंट्री में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाती है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स वो छोड़ के जाता है। तो यही कोविड को भी कहा गया है कि ये एक ब्लैक स्वैन इवेंट है, यानी इसने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया है कि रिवाइव होना मुश्किल हो रहा है। सरकार हर तरह से कोशिश कर चुकी है, लॉकडाउन लगा के देख चुकी है, वैक्सीन्स लगा के देख चुकी है, कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस तरह से वायरस म्यूटेट हो रहा है और तक पहुंच रहा है, तो ये एक ब्लैक स्वैन इवेंट बन गया है। एक्सट्रीमली रेयर होता है। इससे पहले आपको याद होगा 1920 का स्पेनिश फ्लू, तो बहुत एक्सट्रीमली रेयर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कोई फोर्स ही नहीं कर रहा था कि कब नवंबर 2019 में कोविड का एक केस चाइना में मिलेगा और जनवरी फरवरी 2020 तक पूरी दुनिया में मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं ब्लैक स्वैन इवेंट के बारे में। क्वेश्चन 6, बारबेल स्ट्रैटेजीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे एसोसिएटेड है? इन्वेस्टमेंट, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके बारे में मेंशन है आपके सर्वे में। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है, बारबेल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये कोई स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट की जो ये सजेस्ट करती है कि रिवॉर्ड और रिस्क के बीच में कितना कैसे बैलेंस बनाना है। मतलब हमने हेजिंग का केस एक पढ़ा हुआ है। हेजिंग में क्या होता है कि अगर एक लेटर से आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, एक इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा चांसेस है कि गोल्ड बहुत नीचे चला जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। आपने साथ में प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर दिया, आपने सब जगह इन्वेस्ट कर दिया। कहीं से 2% रिटर्न आया, कहीं से माइनस रिटर्न आया, कहीं से 15% रिटर्न आया, कहीं से 5% आया। तो कुल मिला के आप मानो कुछ एक 10-12%, 8%, 9% रिटर्न आ गया। अब बारबेल स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक बैलेंस स्ट्राइकिंग फीचर होता है। ये रिवॉर्ड और रिस्क के बीच में बात करती है, यानी आप दो ही जगह इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई मिडिल रोड नहीं होगी। ठीक है, आपने ए ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया जिसमें चांसेस हैं लॉस होने के, आपने बी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया जिसमें चांसेस हैं प्रॉफिट होने के। तो दोनों के बीच में रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस बन गया। अब कोविड इसी तरह का एक ब्लैक स्वैन इवेंट बन गया। बहुत सारी कंट्रीज के नेगेटिव बॉन्ड्स है, चाइना ने नेगेटिव बॉन्ड्स निकाले। नेगेटिव बॉन्ड्स ये कहते हैं कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने 100 रुपये
का इन्वेस्टमेंट किया है तो 4 साल 5 साल बाद आपको 95 रुपीज़ मिलेंगे वापस, 5 रुपये का लॉस है, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपनीज जो है वो इन बॉन्ड्स को खरीदने में, गवर्नमेंट जो है इन बॉन्ड्स को खरीदने में इंटरेस्ट रहती है। इसको हम एक अलग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे कि नेगेटिव बॉन्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है उसको 180 डिग्री पे रखा जाता है। एक तरफ बारबेल स्ट्रैटेजी कहती है कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ बहुत प्रॉफिट हो जाए, और दूसरा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ बहुत लॉस हो जाए, तो आपको बैलेंस हो जाएगा। देखो गारंटी किसी को नहीं पता, हम मान के चल रहे हैं यहाँ प्रॉफिट होगा, हो सकता है यहाँ लॉस हो जाए। किसने सोचा था कोविड से पहले या कोविड से मतलब आप किसने सोचा था 2019 के अक्टूबर तक किस तरह का क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड को स्ट्राइक करेगा, वर्ल्ड क्रिपल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं एक हेजिंग टेक्निक है, वर्स्ट आउटकम से बचने के लिए बारबेल स्ट्रैटेजी एक हेजिंग टेक्निक है। इसमें गवर्नमेंट ने यही बताया कि इन्वेस्टर जो है वो दो तरह इन्वेस्ट करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से वो रिवॉर्ड लेते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से उनको रिस्क रहता है। चलते हैं क्वेश्चन 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। स्ट्रिंजेंट मतलब कठोरता, है ना, कठोरता इंडेक्स आपको बताना है एक तरह से। इट एम इज टू कैप्चर स्ट्रिक्टनेस इन लॉकडाउन स्टाइल पॉलिसीज रिस्पेक्टिव स्टेट्स दैट प्राइमरली रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बिहेवियर। यानी स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स पे आपको बताना है कि कैसे लॉकडाउन को किया गया। देखो पहले 2-3 चैप्टर में सरकार ने सर्वे के बार एक ही बात बोली है कि लॉकडाउन हमने क्यों किया, हमें ये करना था, हमें ये बेनिफिट हुआ, तो यही सारी बातें इसलिए आपको क्वेश्चंस में भी दिख रही हैं। इंडेक्स, हायर इंडेक्स स्कोर इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ स्ट्रिंजेंसी। जितना ज़्यादा इंडेक्स का स्कोर होगा उतनी ज़्यादा कहा जाता है कि सरकार कठोर रही लॉकडाउन को लेके। इट शोज द हायर रिस्ट्रिक्शंस, हायर द रिस्ट्रिक्शंस लोअर द ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जो है यहाँ पे सर्वे में पब्लिश किया गया, बताया गया कौन कौन सी स्टेट ने कितना ज़्यादा, कौन कौन से राज्य ने कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जो है स्टेट वाइज पब्लिश किया गया, बताया गया कि कौन सी स्टेट ने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन रखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी, कौन सी स्टेट लीनियंट रही, और जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई उतना ज़्यादा उसको हाई रैंकिंग मिली इस इंडेक्स में। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। तो हायर इंडेक्स स्कोर्स इंडिकेट हायर लेवल ऑफ स्ट्रिंजेंसी। 100 के मेजर पे इसको रखा गया। जो स्टेट 98, 99 के पास आ रहा है उसको हम मान रहे थे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टेस्ट यहाँ पे स्ट्रिंजेंसी रही है। एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें रैंकिंग बताई जाएगी स्टेट्स की कि कौन सी स्टेट ने कैसे इसको इंप्लीमेंट किया। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट डेट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन डिफरेंस बिटवीन डेट सस्टेनेबल, मतलब देखो सरकारें सारी डेट में रहती हैं, सब सरकारें जो हैं वो कर्जे में होती हैं। अब किस सरकार का कितना कर्जा सस्टेनेबल है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार कर्जे में नहीं है। आप यूएस की इकॉनमी देखिए, यूएस गवर्नमेंट पे लगभग जितना लोन है इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट आपकी जीडीपी के बराबर आ जाता है, इतना ज़्यादा लोन वहाँ पे है। बहुत सारी कंट्रीज़ की जीडीपी, हमारी जीडीपी नहीं अकेली, अफ्रीका की और एशियन कंट्रीज़ की बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ की जीडीपी के बराबर लोन है, और इसमें 70% जो लोन है वो चाइना और जापान से लिया हुआ है। तो डेट हमेशा रहता है सरकारों पे, लेकिन वो डेट सस्टेनेबल है या नहीं है, ये तो वही बात हुई कि देखो आपने एक घर परचेस किया, लोन से परचेस किया। अब आप लोन लेते वक्त क्या सोचते हो, अपनी सैलरी देखते हो ना कि क्या मैं ईएमआई रीपे कर पाऊंगा, क्या ये ईएमआई जो है वो मेरी सैलरी पूरी कर पाएगी। तो उसी को कहते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी, कि आपने कर्जा तो लिया हुआ है लेकिन वो सस्टेनेबल है, आप उस कर्जे को सस्टेन कर सकते हो। तो आपको बताना है कि डेट सस्टेनेबिलिटी जो टर्म है कि किसके डिफरेंस को दर्शाती है। इंटरेस्ट रेट वर्सेस ग्रोथ रेट, कैपिटल अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट, जीएनपी वर्सेस जीडीपी, मॉनेटरी डेफिसिट वर्सेस फिस्कल डेफिसिट। देखो डेट सस्टेनेबिलिटी होती है इंटरेस्ट रेट वर्सेस ग्रोथ रेट। आपकी इकॉनमी 10% ग्रो कर रही है हर साल, आपके कर्जे पे 7% इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, ठीक है। तो कहा जाता है आप सस्टेनेबल हो, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 7% पे पैसा लेके और 10% का रिटर्न ला रहे हो, ठीक है, या 10% ग्रो कर रहे हो, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेट। तो ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर ग्रोथ होगी तो डेट सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी। अब डेट सस्टेनेबिलिटी कहाँ डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल पे। अगर ये नेगेटिव में आता है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो डेट सस्टेनेबिलिटी कर पा रही है, ठीक है। यानी इंटरेस्ट रेट कम है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, सरकार जो है वो डेट सस्टेनेबल या सस्टेनेबल डेट को या डेट को सस्टेनेबल सस्टेन कर पा रही है।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, अगर ये पॉजिटिव में हो जाता है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और ग्रोथ रेट कम है। यानी नेगेटिव अगर IRGD है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब एक एनेबल एनवायरनमेंट है जो डेट की सस्टेनेबिलिटी दिखाता है। तो ये सर्वे में मेंशन है कि जितना ज़्यादा अगर आपकी ग्रोथ रेट 10% है तो कोशिश करिए कि आपका जो डेट है वो 7-8% पे ही रिपे हो जाए, 5% 6% हो जाए, जिससे बाकी चीज़ें सरकार के बेनिफिट में जाएं। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, CCFS। ये भी बहुत न्यूज़ में थी इस बार, ये पहली बार इकोनॉमिक सर्वे ने इस टर्म को यूज़ किया है। इट रेफर्स टू स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री दैट गो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल। देखो पहले समझो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या है। साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में आपको समझा देता हूँ, काउंटर उसका ऑपोजिट होगा। जैसे हमने देखा है कि इकॉनमी कभी भी लीनियर ग्रो नहीं करती, कभी इकॉनमी में बूम आता है, फिर ओवरहीट हो जाती है, फिर स्लो डाउन आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर दोबारा से रिकवरी आती है, फिर यहाँ नॉर्मल होता है, फिर बूम आता है। ठीक है, तो ये एक तरह से साइकिल है इकॉनमी रिकवरी की, या इकोनॉमिक साइकिल्स कहा जाता है, हम इनको कहते हैं साइकिल्स। आपने ये चीज़ मेरे रमेश सिंह के लेक्चर में भी देखी होगी। अब ये इकोनॉमिक साइकिल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फंक्शन करती है। ठीक है, अब काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? काउंटर साइकिल होगी कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो सरकार हाथ खींच लेगी मार्केट से, लिक्विडिटी को कम करने की बात करेगी, सरकार आत्मनिर्भर पैकेजेस नहीं देगी। इसको कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। यानी अगर डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है तो सरकार उस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ग्रो मार्केट खुद ही कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो हो रहा है, सरकार उसमें हाथ नहीं डालेगी। क्योंकि अगर सरकार भी उस समय स्पेंडिंग शुरू कर देगी तो फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। इकोनॉमी में बूम का मतलब ये है कि FDI भी आ रही है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी बहुत हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रहा है। अब ऐसे में सरकार भी पैसा लेके कूद जाए तो फिर मार्केट अनसस्टेनेबल हो जाएगी। ठीक है, गुड्स बहुत महंगे हो जाएंगे, लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। इसी को कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अब क्वेश्चन को आंसर करो। ये रेफर करता है सेंट्रल बैंक के स्टेप पे जो इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल के ऑपोजिट चलता है। जैसी साइकिल उससे ऑपोजिट पॉलिसी। While counter cycle policy, fiscal policy is necessary to smooth out economic cycle, it becomes critical during economic crisis. ये चीज़ सर्वे में मेंशन है। अब आपको बताना कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट को पॉज करो और बताओ कौन सा करेक्ट है। वीडियो को पॉज करो और बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। देखो सबसे पहली चीज़, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन लेके आता है? वो लेके आती है गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक नहीं लाता, गवर्नमेंट लाती है। तो फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत होने की वजह से आपके ये दो स्टेटमेंट चले गए। सेकंड सही है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी लेके आए। अब जैसे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये क्या है? एक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है सरकार की। सरकार ने देखा कि मार्केट एकदम गड्ढे में है, यहाँ पे है कोविड में। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? लोगों की इनकम बढ़ा रही है जिससे कि वापस रिवाइवल हो। इनकम कैसे बढ़ी? TDS कम किए, टैक्सेशन नॉर्म्स को ईज डाउन किया, सरकार ने लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया, लोन के रेट कम कराए। ठीक है, लोन में इनडायरेक्ट बेनिफिट्स दिए। तो इस तरह से काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी के चलते जो ग्रोथ है उसको देखा गया। ठीक है, तो इसको RBI नहीं करती, इसको गवर्नमेंट करती है, ये याद रखने वाली बात है। और ऐसे समय पे जब समय खराब होता है, जब मार्केट में स्पेंडिंग खत्म हो जाती है, तो गवर्नमेंट फिस्कल स्पेंडिंग जो है अपनी बढ़ा देती है। आगे चलते हैं। हायर डेट लीडिंग टू लोअर ग्रोथ। ठीक है, ज़्यादा डेट होता है तो लोअर ग्रोथ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर लेवल ऑफ पब्लिक डेट आर अकम्पनीड बाय मोर टैक्सेस इन फ्यूचर टू पे द डेट, लोअर एग्रीगेट डिमांड, लोअर लाइफ टाइम वेल्थ। बहुत सिंपल है, सरकारों पे जब बहुत ज़्यादा कर्जा होगा तो वो कर्जे के पैसे कहाँ से लेगी? आप ही से लेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी। ठीक है, अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म था, गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे टैक्सेस कम नहीं किए, पेट्रोल सस्ता था, फिर भी आपको महंगा मिला क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। गवर्नमेंट को अपनी डेट लाइबिलिटीज़ पूरी करनी है, डेवलपमेंट लाइबिलिटीज़ पूरी करनी है, सरकारों के बहुत खर्चे हैं जो उसको पूरे करने हैं। तो इससे पता चलता है कि हायर लेवल अगर पब्लिक डेट है तो आप पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि रिकवरी या फिर उसकी रिपेमेंट तो सरकारी पैसे से ही होगा। जब ज़्यादा डेट होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं कर पाएगी मार्केट में, गवर्नमेंट का सारा पैसा
किस्तें चुकाने में चला जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगी और लाइफ टाइम वेल्थ जो है वो भी कम ही आपको दिखेगी। तो ऑल आर करेक्ट। ये हम देख रहे हैं कि जब डेट गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा होता है, हायर ग्रोथ के केस में या लोअर डेट के हायर डेट के केस में सरकारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती डेवलपमेंट पे, और लोगों की सेविंग्स भी बहुत इम्पैक्ट होती हैं। क्यों इम्पैक्ट होती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, सैलरीज वही होती हैं या सैलरीज बढ़ती नहीं है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो आपकी सेविंग पे डेंट पड़ता है। जो पैसा आप बचा सकते थे वो पैसा आप टैक्स में दे रहे हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे ये बात की गई है कि हायर डेट जो है वो लोअर ग्रोथ करता है। ज़्यादा कर्जा सरकार ले ले, उम्मीद से ज़्यादा या अपनी हैसियत से ज़्यादा अगर कर्जा ले ले, तो फिर उसका इम्पैक्ट देश की इकॉनमी पे और ग्रोथ पे पड़ता है। यही बात बताई गई है यहाँ पे कि हायर पब्लिक डेट होगा, लोअर पब्लिक सेविंग होगी, इकॉनमी सेविंग कम होगी, अपवर्ड प्रेशर रहेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्राउड आउट हो जाएगी, यानी भारत से इन्वेस्टमेंट बाहर चली जाएगी। देखो, क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि एफडीआईज या जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है या फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत लोग उसमें बैंक से भी पैसा लेते हैं। भारत में फैक्ट्री लगानी है, 20 लाख करोड़ या 20 करोड़, सॉरी 20 करोड़ खुद से ले आए, 10 करोड़ इंडियन बैंक से ले लिए। अब इंडियन बैंक दे रहा है 15% पे इंटरेस्ट, वो कहेंगे यार हम नहीं ले रहे, हम एफडीआई नहीं करेंगे, हमारे लिए तो सस्टेनेबल डेट है ही नहीं। तो इस तरह से जो डेट हायर होता है, अगर सरकार पे बहुत ज़्यादा कर्जा होता है तो ग्रोथ बहुत कम होती है। ये हमने देखा वेनेजुएला, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले सेट में, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सीरीज़ को देखते रहिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।